Hello my dear students of class 10th. This is the part number 5 of the chapter Magnetic Effect of Electric Current. Now today I am going to discuss one of the important topic which is called Faraday's Law of EMI. आज हम लोग Faraday Law of EMI को डिस्कस करेंगे और इसके थ्रू जो भी कंक्लूजन Faraday ने निकाला था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का भी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को ही समझेंगे, उसके बाद हम अपने फैराडेज लॉ पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? देखो बेटा क्या है कि मैं अगर बात करूं अपने डे टू डे लाइफ में, तो आपने देखा होगा कि भाई अगर मान लीजिए कि हमारा रूम है, ठीक है, तो रूम में क्या होगा, एयर आने के चांसेस, ठीक है, 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करेंगे, है ना। मान लीजिए कि जो है एक यहाँ पे हाउस है, ठीक है, तो इस हाउस में क्या है कि आपको पता है कि यहाँ पे एक विंडो लगी होगी, है ना, एक विंडो यहाँ पे लगी होगी। अब भाई अगर बाहर से हवा बहुत तेज चल रही है, इट मींस एयर बहुत तेज चल रही है, तो अंदर क्या होगा, इस रूम के अंदर जो है एयर एंटर कर जाएगा। क्लियर? तो इस एयर को हम बोलते हैं एयर फ्लक्स। क्या बोलते हैं? एयर फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स एक्चुअली एयर से रिलेटेड है और यहां हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो मैग्नेट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो एयर फ्लक्स बेटा 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पता है, कमरे में अगर एयर आपकी आ रही है तो पहली चीज तो हवा बाहर कितनी तेज चल रही है, मतलब कितना इंटेंस है। तो एयर की जो इंटेंसिटी होगी, मतलब है इंटेंस अगर एयर है तो ऑब्वियस है कि वो कमरे में उसकी अमाउंट खूब ज्यादा आएगी। अब मान लो आपने कोई विंडो ही नहीं लगा रखी है, पूरा कमरा पैक है, बाहर बहुत हवा चल रही है, तो क्या होगा, हवा नहीं आएगी। इसका मतलब है इस एयर फ्लक्स को अंदर, ठीक है, कोरिलेट होने के लिए या अंदर जनरेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। क्या चाहिए? एरिया चाहिए। और वो एरिया किस फॉर्म में हो सकता है, आपकी डोर्स के फॉर्म में, विंडोज के फॉर्म में, ठीक है, और आपका जो वेंटिलेटर लगा होता है उसके फॉर्म में, किसी के भी फॉर्म में हो सकता है। तो कहने का सेंस ये है बेटा कि जो क्वांटिटी फ्लक्स है वो 2 पॉइंट पे डिपेंड करती है। पहली चीज इंटेंसिटी पे, दूसरा एरिया पे। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो द क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन द 2 फैक्टर। किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम सिंबॉलिकली फाई से लिखते हैं। और फाई किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? पहली चीज तो कितना इंटेंस हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। भाई मैग्नेटिक फील्ड मेरा जितना अच्छा होगा उतना क्या होगा, उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। अगली चीज कि फ्लक्स डिपेंड करता है बाई एरिया पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा फ्लक्स। मतलब कहने का सेंस ये है बेटा कि मैग्नेटिक फ्लक्स 2 क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और वो क्वांटिटी हमारी क्या है? वो क्वांटिटी हमारी, पहली चीज तो मैग्नेटिक जो है फील्ड है, दूसरा हमारा क्या है, एरिया है। और ये एरिया वेक्टर होता है। कैसा होता है बेटा? एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, समझाते हैं। पहले तो हम थ्योरेटिकली इसको समझते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। द नंबर ऑफ, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, देखो, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस passing normally to a given surface, मतलब है कि किसी भी सरफेस से अगर नॉर्मली जो भी लाइंस पास होगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, वो क्या बन जाएगी, फ्लक्स बन जाएगी। जैसे सपोज दैट कि मेरा हैंड क्या है, ये मेरा जो हैंड है उसका, उसमें जो पाम है आपका, ये पाम एक एरिया है और इस एरिया से ये हमारा जो मार्कर है ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है और ये आ रहा है और ये आके इससे लिंक हो गया। ठीक है, अगर ये इससे लिंक हो गया
तो क्या ये बना लेगा, ऑब्वियसली ये क्या बना लेगा, फ्लक्स बना लेगा। ठीक है, अभी जब तक ये लिंक नहीं था तब तक ये फ्लक्स नहीं था, लेकिन जैसे ही ये एरिया से क्या हुआ, नॉर्मली लिंक हुआ, देन इट विल बिकम्स फ्लक्स। तो फ्लक्स हमारा क्या होता है, फ्लक्स हमारा कैसा क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी कैसा है भाई, ऑब्वियसली फ्लक्स क्वांटिटी डिपेंड करेगा कि हमारा बी कैसा होगा, ए कैसा होगा, है ना। तो पहली चीज तो इसका डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग नॉर्मली टू ए गिवन सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो मैं इसको थोड़ा सा पिक्टोग्राफिकली बना दे रहा हूं। सपोज दैट कि ये हमारा क्या है, एरिया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एरिया है, ठीक। अब यहां से फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे आ रही है, ठीक है भाई, ये इससे लिंक हो गई, ठीक है, लिंक हो गई, लिंक हो गई तो ये क्या बना लिया, इसने फ्लक्स बना लिया, है ना। तो इमेजिन करो कि अगर ये फील्ड ऑफ लाइंस ऐसी तुमको दिख रही थी और तुमने एक छोटा सा यहां पे एरिया लिया, तो कितनी लाइन लिंक हुई, यहां पे 2 लाइंस लिंक हुई, इसका मतलब यहां पे फ्लक्स की वैल्यू सिंपली आपको 2 मिलेगी। और अगर मैंने बड़ा सा एरिया ले लिया, इतना बड़ा एरिया ले लिया, तो इतने से बड़े एरिया में कितनी लाइंस आ गई, आपकी 4 लाइंस आ गई, और 4 लाइंस मिलके क्या बना लिया, फ्लक्स बना लिया। मतलब यहाँ फ्लक्स 4, यहाँ फ्लक्स 2 यूनिट। तो फ्लक्स 4 यूनिट वाला ज्यादा है ना, वो ज्यादा कैसे हुआ, आपने एरिया को बढ़ा दिया, बात समझ रहे हो। अगली चीज, इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा तो फील्ड ऑफ लाइंस खूब ज्यादा निकालेगा, मतलब है कि यहाँ पे खूब ढेर सारी लाइनें यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है, ये खूब लाइनें आपको दिखेगी। तो कहने का सेंस ये है कि भाई जितना इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब देखो पहले भाई 4 लाइंस थी, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 लाइंस लिंक हो रही है। इसका मतलब सीधी सी बात है भाई, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो फ्लक्स बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ा दो फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो इन दोनों क्वांटिटीज पे क्या हमारा डिपेंड करता है, फ्लक्स डिपेंड करता है। और ऑब्वियसली फ्लक्स फाइव इक्वल टू क्या होता है बेटा, बी इंटू ए होता है। ये हमारा फ्लक्स का फार्मूला होता है, ठीक है, फ्लक्स का फार्मूला होता है, ठीक है। अब बेटा फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है, तो फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अभी आपको ये नहीं जानना है कि ये स्केलर मतलब है कि क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। अभी आप क्लास 11 में जब आएंगे तो आपको स्केलर वेक्टर पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे आपको डीप में पढ़ाया जाएगा कि क्या होगा। फिलहाल आपके 10th लेवल में इतना ही समझ लीजिए कि फाई क्या होता है, कि स्केलर क्वांटिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एरिया हमारा कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब पूछेंगे ये एरिया वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, ये एरिया वेक्टर नहीं है बेटा, ये एरिया वेक्टर अलग क्वांटिटी ही है, ठीक है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, नॉर्मल टू द सरफेस होती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ एरिया वेक्टर की, एरिया वेक्टर की बात कर रहा। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि आपके पास अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेले को हम क्या करते हैं, हैंडल के थ्रू ही तो कंट्रोल करते हैं। हैंडल को घुमाया, इधर घुमाया, उधर घुमाया, उधर घुमाया, तो उसका पूरा सरफेस घूम जाता है। तो सरफेस के नॉर्मल ही तो हैंडल होता है, ये ऐसे ही तो होता है। तो मतलब है कि ये हमारा सरफेस पे इसका एरिया वेक्टर क्या है, नॉर्मल। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा है। तो जो चीज डायरेक्शन को कंट्रोल करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर। क्लियर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं। तो इन दोनों के बीच में बेटा एक टर्मिनोलॉजी है कि भाई ये फार्मूला होता है फाइव इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब आप बोलते हैं सर आपने बी ए कॉस थीटा क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे बी बेटा एक वेक्टर है, एरिया एक वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में एक डॉट प्रोडक्ट आता है। क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, दोज क्वांटिटी हुज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। मतलब फ्लक्स के पास क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा, इसका डायरेक्शन नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं फ्लक्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और दो वेक्टर से हम क्या कर रहे हैं, स्केलर अचीव कर रहे हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे बेटा क्रॉस का साइन लगा होता ना, अगर ये क्रॉस होता ना तो ये वेक्टर होता। चूंकि फाई क्वांटिटी कैसी स्केलर है,
तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, डॉट होगा। फाई के पास अपना खुद का डायरेक्शन नहीं होता भाई। कमरे में अगर एयर आ गई तो एयर का कोई डायरेक्शन होगा, नहीं होगा ना, कभी नहीं बता पाओगे कि एयर इधर है या उधर है। इसी तरह से अगर फ्लक्स फील्ड ऑफ लाइंस लिंक हो गई तो ये नहीं कह सकते कि वो किस डायरेक्शन में लिंक है ना। तो यहाँ इतनी बात अगर क्लियर हुई तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, यूनिट भी देख लो इसकी। ठीक, सिलेबस में इतना आपका कॉम्प्लिकेटेड जो पार्ट है वो नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेके चल रहा हूं। तो फाई इक्वल टू क्या होगा, बी ए। अब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, याद कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला। और एरिया को तो जानते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब इसका एक अनदर नेम वेबर। ठीक है, तो फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, WEBER कर लीजिए। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, मेरा फाई का जो यूनिट है वो क्या होगा, वेबर होगा। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं। ठीक है, फ्लक्स की यूनिट मैं बता रहा हूं क्या है, वेबर है। क्लियर। तो अब मैं क्या करता हूं बेटा, फ्लक्स को, ठीक है, समझने के बाद देखो फ्लक्स की मीनिंग मैंने क्यों समझाई, क्योंकि आप जनरेटर जब पढ़ोगे ना तो वहां फ्लक्स काम आएगा। जब जनरेटर आप पढ़ेंगे तो वहां फ्लक्स काम आएगा, और जब आप फ्लक्स का नॉलेज रखेंगे तो आप उसको जनरेटर को समझ सकते हैं। फ्लक्स नहीं समझे होंगे तो जनरेटर नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, जनरेटर को ऑलरेडी लोग हवा में उड़ा देते हैं, वहां ये भी तुमको नहीं बता दें कि एक्चुअली यहाँ पे हमारा ये फ्लक्स चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हमारी अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस हो रही है, कुछ नहीं। ठीक है, फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए किस पे हम लोग बात कर रहे थे, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई पे। ठीक है, तो फैराडे ने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, कुछ क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वहां से क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। उन्होंने क्या किया, एक कॉइल लिया और इस कॉइल को उन्होंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब गैल्वेनोमीटर क्या है, तो गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस व्हिच मेजर्स द अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, माइकल फैराडे का सोचना यह था कि अगर हम क्या कर सकते हैं, बैटरी से करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर हम बैटरी से करंट बना सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर मैं बैटरी से करंट को बना सकता हूं तो क्या मैं करंट किसी और मेथड से बना सकता हूं। ठीक है, उनका ये सोचना था भाई कि अगर हम बैटरी से करंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या करंट किसी और मेथड से हम जनरेट कर सकते हैं। तो उनका कहना था कि आप क्या करिए, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लीजिए, उसके पास क्या कराइए, एक मैग्नेट को मूवमेंट कराइए। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का यहाँ पे साउथ पोल है। क्लियर। अच्छा, मैं थोड़ा सा देख लो इसमें एक्चुअली वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यस, प्रॉपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, मैग्नेट को मूव कराते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पे मैग्नेट का क्या करा रहे हैं, मूवमेंट करा रहे हैं। तो क्या होता है बेटा कि चूंकि नॉर्थ से लाइंस निकलती है, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ से लाइन निकलती है, ये लाइंस यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलती है। तो जब ये मैग्नेट काफी दूर था तो क्या था, इससे सिंपली एक दो लाइंस ऐसे लिंक हो रही थी, बाकी सारी लाइंस यहाँ पे क्या चली जा रही थी, बाहर चली जा रही थी। ठीक है, कॉइल से क्या हो रहा था, कॉइल से, इस कॉइल से एक सिंपल लाइन लिंक हो रही थी। अब क्या होगा, जब इसको आगे की तरफ और ले आओगे तो इसका जब नॉर्थ जो पोल है वो यहाँ आ जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारी लाइंस यहाँ पे ऐसे लिंक होगी। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बहुत सारी लाइंस ऐसे लिंक होगी। तो क्या होगा बेटा, एक बैक क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, एक बैक क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। इसीलिए मैंने फ्लक्स को आपको पहले बता दिया था, क्या होगा, एक बैक फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होगा बेटा तो ये कॉइल क्या करेगा, उस फ्लक्स का अपोज करेगा, उस फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। अच्छा, सीधी सी बात बताओ, किसी भी चीज का हम अपोज कैसे कर सकते हैं। अब वो नहीं कि एक मुक्का वो लगा दे तुमको तो दूसरा मुक्का तुम उसको रख दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अपोज ऑब्वियसली आज के समय में तो अपोज ऐसे ही करोगे ना, अगर कोई तुमको मार दिया दो थप्पड़ तो चुप थोड़ी ना बैठोगे, उसको भी चलो लगा देते हैं दो थप्पड़। ठीक,
तो उसी तरह से यहाँ भी सिमिलरली क्या है कि यहाँ भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है तो ये कॉइल क्या करता है, उल्टा मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है। ठीक है, उल्टा मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा कैसे बन सकता है? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा था आपने? ऑर्स्टेड ने क्या बताया था? एवरी मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। क्लियर? मतलब कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, बनाता है। तो नेचुरल है कि यहां पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ऑब्वियस है कि भाई फाई का फार्मूला क्या था, बी ए था, तो फाई किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे। मतलब ऑब्वियस है कि इस कॉइल का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए, तभी तो ये उल्टा फ्लक्स बना पाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए, इस मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए क्या चाहिए, चार्ज का मूवमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि एवरी मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो यहां पे क्या होगा बेटा, चार्ज मूवमेंट करेगा। अगर चार्ज मूव करेगा तो ऑब्वियस है क्या होगा कि वहां पे उल्टा फ्लक्स बन सकता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या बन सकता है बेटा, उल्टा फ्लक्स बन सकता है। और अगर उल्टा फ्लक्स बनेगा तो क्या होगा, ये कॉइल अपनी पोजीशन को मेंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, इनर्शियल लॉ या इनर्शिया लॉ, क्या करता है, कोई भी चीज अपना तब तक अपोज करता है जब तक उसका जो है बस चलता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज उस पर डोमिनेट कर जाती है फिर वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये कॉइल क्या करेगी बेटा, अपोज करेगी, तो ये उल्टा फ्लक्स बनाएगी। लेकिन जो ये फ्लक्स बना रही है, अब सपोज दैट कि ये इससे फ्लक्स जो लिंक हो रहा था, ध्यान से सुनिएगा, वो 100 फ्लक्स था, लेकिन इस कॉइल के पास इतनी कैपेबिलिटी थी ही नहीं कि ये क्या करे, 100 फ्लक्स को बना सके। तो उसने बनाया अपना 70 फ्लक्स बनाया, 100 नहीं पहुंच पाया। आप समझ रहे होंगे कि क्यों नहीं पहुंच पाया, क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि कोई चीज किसी से इंड्यूस होके जब डेवलप होती है तो ऑब्वियसली इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखो बेटा क्या है, मैंने क्या बताया, ध्यान से फिर से मेरी बात सुन लीजिए कि जब कॉइल इसके पास, मतलब एक मैग्नेट को कॉइल के पास ले आते हैं तो फ्लक्स लिंक होता है। फ्लक्स लिंक होता है तो ये कॉइल फ्लक्स का अपोज करता है, जिसकी वजह से ये उल्टा फ्लक्स बनाता है। और उल्टा फ्लक्स बनाता है तो अपने अंदर क्या करेगा, करंट को क्या करेगा, मूव कराएगा। करंट मूव क्यों कराता है, क्योंकि चार्ज के मूव करने से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो फिर फ्लक्स बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही मिला, फ्लक्स बन गया, बात खत्म। और फ्लक्स जैसे, अब फ्लक्स एक इधर से फ्लक्स है और एक उल्टा फ्लक्स है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो ये देखा गया बेटा कि जब हम इस मैग्नेट को मूव करते हैं ना, तो ये हमारा जो डिफ्लेक्शन होता है ना, एक बार वो राइट में होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये डिफ्लेक्शन एक बार राइट में होता है। जब हम मैग्नेट को बैक ले जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अभी तो मैंने क्या किया, मूवमेंट फॉरवर्ड किया। अब जब हम मूवमेंट बैकवर्ड करते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो निडल होती है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जब हम मैग्नेट को कॉइल के पास लाते हैं तो करंट में मतलब डिफ्लेक्शन निडल में क्लॉकवाइज होता है, सॉरी एंटी क्लॉक होता है। और जब हम इसको बैक ले जाते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज होता है। ये डिफ्लेक्शन केवल और केवल होता है कब, जब हमारा मैग्नेट मूवमेंट में होता है, मतलब मैग्नेट मोशन में होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई कुछ? अच्छा, इसका उल्टा कर देते, अगर तुम मैग्नेट को फिक्स कर देते, इस कॉइल को ले जाते उसके पास, तो भी वही रिजल्ट आता। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मैग्नेट को मूव कराएंगे, कॉइल को नहीं कराएंगे। रिलेटिव मोशन करा सकते हैं। रिलेटिव मतलब क्या होता है, एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के मतलब कह सकते हो, रिलेटिव का मतलब होता है एक दूसरे से कंपेयर करना भी होता है। ठीक है, मतलब या तो हम इसको मूवमेंट कराएं या तो फिर इसको मूवमेंट कराएं। तो फैराडे ने एक यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन क्या है वो मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे। पहले तो मेरी बात सुन लीजिएगा कि फैराडे ने कंक्लूजन ये निकाला कि इफ देयर इज ए मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, then the flux will link through this coil, and whenever the flux link through this coil, then this coil opposes that flux, hence
an induced EMF is set up in the coil. बाई EMF सेट होगा, फिर करंट इसमें फ्लो होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है. देन आफ्टर दैट द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू इट. क्लियर. लेकिन ध्यान रखिएगा सर्किट मस्ट बी कंप्लीटेड. सर्किट कंप्लीट होना है, मतलब ऐसा नहीं गैल्वेनोमीटर हटा दो करंट फ्लो होगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं बेटा व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट देन देयर विल बी फ्लक्स चेंजेस and that flux changes opposed by each other. By this an induced EMF is set up in the coil. ठीक है. अब ये नहीं होगा कि इसको मूव करा रहे हो तो इसमें इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, सिर्फ कॉइल में ही आएगा, ठीक है. चाहे कॉइल को मैग्नेट के पास ले जाओ या मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाओ. तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा. इफ there is a change in magnetic flux in the coil, then the coil opposes that flux and hence an induced EMF is set up in the coil. And hence induced EMF is set up in the coil, and whenever the circuit will complete then the current will flow through it. ठीक है. And when the circuit will complete, current will flow through it. ठीक है. बात समझ में आ गई बेटा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था, ठीक है. आप सोच रहे होंगे फैराडे का यूज कहाँ है, ठीक है. तो बेटा जनरेटर आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें से जनरेटर में आपका क्या होता है, फैराडे लॉ का बहुत बड़ा यूज है, ठीक है. वहां फ्लक्स ही चेंज होता है और आपकी अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होती है. तो था एक्सपेरिमेंट बड़ा छोटा, लेकिन इसने बहुत बड़े बड़े बात किए, ठीक है. देखो एक्चुअली मैं 10th के लेवल पे आपको इतना ही बताना चाहूंगा. वैसे तो इसका सेकंड लॉ भी है. सेकंड लॉ में ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच इज कॉल्ड E = -d∅/dt. E = -d∅/dt. मतलब है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, d/dt ऑफ फाई का मतलब क्या होता है बेटा, फ्लक्स का चेंज, ठीक है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अप इन द कॉइल. जो इस कॉइल में ईएमएफ होती है बेटा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होती है, ठीक है. आप इसको भी मतलब एथलेटिक्स समझ सकते हो, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट मतलब लॉ था. और इस तरह से बेटा क्या हुआ कि फैराडे अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, सक्सेस हो गए, ठीक. तो उनका क्या कहना था, जब हम मैग्नेट को मूव कराएंगे तो हमारा क्या होगा कि अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से क्या होगी, आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, फ्लक्स बनेगा, वो उसका अपोज करेगा, ठीक. नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें मैं लेंज लॉ डिस्कस करूंगा और लेंज लॉ को मैं बताऊंगा कि लेंज लॉ हम कैसे अप्लाई करते हैं. अगर लेंज लॉ बताया जाए तो उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बता सकते हैं कि किधर से किधर फ्लो होगी, ठीक है. अब बेटा क्या है, इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों पड़ा ये भी जान लीजिए. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो इसलिए इलेक्ट्रो पड़ा, ठीक है. मैग्नेटिक क्यों पड़ा, क्योंकि मैग्नेट ले रहा. इंडक्शन क्यों पड़ा, क्योंकि कभी भी इस कॉइल को मैग्नेट के साथ बेटा टच नहीं कराते हैं, ठीक है. इसको टच नहीं कराएंगे, इसको सेपरेटली दूर से ही क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व कर लेंगे. क्लियर. सो आई थिंक ये आपको फैराडे का लॉ क्लियर हो गया. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्लक्स एंड फैराडेज लॉ EMI. क्लियर.
अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रिक मोटर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर भी डिस्कस करेंगे, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है, तो एसी जनरेटर और मतलब डीसी जनरेटर भी पढ़ लेंगे कि क्या होता है। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।